बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th लेक्चर सीरीज में थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया था। और आज हम मेनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे और इसमें कुछ अच्छे सवालों को भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डिस्टेंस, मुझे आज का टॉपिक हमारा है, हमें पढ़ना है डिस्टेंस और हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक बच्चों, ये हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, इनके कंसेप्ट को समझने से पहले और इनके न्यूमेरिकल को लगाने से पहले हम कुछ चीज़ों को वेल डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में जब समझा था कि मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है जब उसका पोजीशन बदलता है। आज इस पोजीशन वर्ड को थोड़ा सा हम क्लैरिटी के साथ और समझेंगे, है ना। अच्छा, कब कोई ऑब्जेक्ट मेरा मोशन में है कि नहीं है, ये हमें समझ में आ गया। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम डिफाइन करते हैं कि वो 1 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है या फिर 3 डायमेंशन मोशन है। अब जैसे देखो, मैं जानना चाहता हूं सर मोशन किस तरह का है। सर मोशन है 1 डायमेंशन, सर मोशन है 2 डायमेंशन, है ना, और मोशन है 3 डायमेंशन। मैं इस चीज को समझना चाहता हूं, मेरा मोशन किस तरह का है, मैं ये समझना चाहता हूं। अच्छा, जरा अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को देखो। मैंने बोला ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। और 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन को पहले समझते हैं, फिर 1 डायमेंशन मोशन के करस्पॉन्डिंग जो है हम चीज़ों को स्टडी करेंगे। वेक्टर के कंसेप्ट को लगाते हुए हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन पे एक्सटेंड कर जाएंगे। पहले मैं ये समझूं तो सही कि मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो 1 डायमेंशन में कब है। 1 डायमेंशन का मतलब हो गया जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना बच्चों। कब चल रहा है, कब 1 डायमेंशन में है, जब मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, मान लो कि मेरा ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है ना। अब मैं कुछ बातों को पूछता हूं मुझे। अच्छा, 1 डायमेंशन मोशन कब हुआ, जब मेरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलता है। और 2 डायमेंशन मैंने डिफाइन किया, सर ये टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में चलता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में चलता है। और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्लेन में, राइट बच्चों। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। और ये चलता है सर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वॉल्यूम में। सर ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलता है वॉल्यूम में। कुछ एग्जांपल समझते हैं। जब बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन टेढ़े मेढ़े रास्ते से चल रहा है तो मैंने बोला सर इसका 2 डायमेंशन। और जब ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चल रहा है वॉल्यूम में, तब मैंने इसको बोला सर 3 डायमेंशन, 3D मोशन। चलो एग्जांपल के तौर पे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस पे चल रही है तो क्या बोलोगे। कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चल रही है तो क्या बोलोगे, किस तरह का मोशन, स्ट्रेट लाइन है, 1 डायमेंशन। अच्छा, ऐसे देखो, अगर मैं पहला पूछता हूं क्वेश्चन, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस, क्या जवाब दोगे। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। बहुत बढ़िया, सीधी रेखा में चल रहा है सर 1D, है ना। फिर से बताओ, अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो क्या बोलोगे। सोचो सोचो सोचो, सिर्फ वाई एक्सिस में चल रही तो क्या बोलोगे सर 2D।
सॉरी, अगर लॉन्ग वाई एक्सिस में चल रही है तो, यानी कि इस पे चल रही है तो क्या सीधी रेखा में है? हाँ सीधी रेखा में है, तो क्या मैंने बोला? 1D। ठीक, फिर से बताओ, लॉन्ग वाई एक्सिस जेड एक्सिस में है तो, along z एक्सिस में है तो, अगर इसके along चल रही है तो क्या सीधी रेखा में है? हाँ है सर, 1D। अच्छा आप सुनना, बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, चौथा क्लैरिटी के साथ करते हैं। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, मान लो मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हूं, लेट बच्चों, ठीक है, मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्यूब, बच्चों मैं क्यूब बना रहा हूं, है ना, मैंने एक 3D फिगर बनाया, क्यूब, मैं क्यूब बना रहा हूं, और मैं इस क्यूब के अलोंग एक्सिस को डिफाइन कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे समझा सकूं। लेट मेरा एक्स एक्सिस है बच्चों, मेरा वाई एक्सिस है, और मेरा ये जेड एक्सिस है। अब मैं आपको कुछ मोशन का एग्जांपल देता हूं, है ना, कुछ मोशन का एग्जांपल देता हूं, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। ध्यान से सुनो, मान लो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, और ओरिजिन से चला और एक्स जेड प्लेन में, है ना, एक्स जेड प्लेन में यहां से चला और यहां पहुंच गया, एक्स जेड प्लेन में मूव किया ये, है ना, एक्स जेड प्लेन में मूव किया, यहां से चला और बिल्कुल सी स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया। ना तो ये एक्स एक्सिस में है और ना तो ये जेड एक्सिस में है, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन में है क्या? वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन में है? हाँ बिल्कुल है सर, वन डायमेंशन में है क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है। ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। फिर दूसरा को, फिर मैं सवाल पूछता हूं, तो इन एक्स जेड प्लेन, है ना, लेट इसका नाम दे दूं मैं बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, इन एक्स जेड प्लेन along face diagonal DB, तो बताओ ये कैसा होगा? DB यहां से D से चल रहा है और B पे पहुंच रहा है, क्या ये वन डायमेंशन मोशन है? क्या ये सीधी रेखा में है? हाँ सीधी रेखा में है सर, ये वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, अगर सीधी रेखा है तो वन डायमेंशन मोशन, उसको एक्सिस के अलोंग होना जरूरी नहीं है, ध्यान दो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वन डायमेंशन मोशन, उसको एक्सिस के अलोंग होना जरूरी नहीं है। अच्छा मैं एक एग्जांपल और पूछता हूं बच्चों, लाओ देखो, इस बार मैं क्या करता हूं, मैं कहां से खड़ा हो जाऊं, लेट चलो मैं सी पे खड़ा हो जाऊं, कहां पे बच्चों? सी पे खड़ा हो जाऊं, और सी से ई की तरफ जाऊं, सी से ई की तरफ जाऊं, ऐसे, है ना। अच्छा ये अब देखो, ये बॉडी डायगोनल में ट्रेवल किया, कमरे में, आप जिस कमरे में बैठे हो, है ना, उस कमरे में ये बॉडी डायगोनल ट्रेवल किया, इसको बोला बॉडी डायगोनल। तो अलोंग बॉडी डायगोनल, कौन सा बॉडी डायगोनल? सी से ई की तरफ, ये कैसा मोशन है? 1D 2D 3D, बोलो बोलो, 1D, बहुत बढ़िया, क्योंकि सर ये सीधी रेखा में चल रहा है, इसका एक्सिस के अलोंग चलना कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल हो गए वन डायमेंशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग चला तो वन डायमेंशन मोशन। सर डी से बी की तरफ चला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में
तो वन डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन। बॉडी के अलोंग, बॉडी डायगोनल के अलोंग ट्रेवल किया तो भी देखो ये आपका यहाँ से सी से ई की तरफ कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में, तो किस तरह का मोशन, सर वन डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों वन डायमेंशनल मोशन का डिफिनेशन ये हो गया, अंडरस्टैंडिंग से समझो कि जो भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है हम बोलते हैं कि उसका मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल। अच्छा, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब, टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल मतलब क्या हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते में। टेढ़े मेढ़े रास्ते का सेंस मेरा क्या है कि वो कर्व में ट्रेवल कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, कर्व में ट्रेवल कर रही है और एक प्लेन में ट्रेवल कर रही है। मैंने उसको बोला सर दिस इज माय एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। जैसे बच्चों यहां पर देखो, है ना, मैं इसको फिर से फिगर बना देता हूं, देखो फटाफट। ठीक है, क्यूब मैंने बना दिया ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां से ओरिजिन से चल रहा है और ये टेढ़ा मेढ़ा होते हुए इस तरह से पहुंचा, ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं। क्या एक सिंगल प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, हाँ। तो बेसिकली 2D मोशन का एग्जांपल समझो ना बच्चों, तो 2D मोशन के लिए कर्व होना चाहिए, है ना, 2D मोशन के लिए कर्व होना चाहिए। कौन सा कर्व, कर्व इन अ प्लेन, कर्व इन अ प्लेन, राइट। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये कैसा हो गया 2 डायमेंशनल मोशन का। अच्छा, और 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल देखो, 3 डायमेंशनल मोशन का, जैसे अच्छे समझना, चलो ऐसे समझते हैं, फिर से देखो बच्चों, x z y, एक बच्चा यहां खड़ा है, ठीक है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो यहां से लेट O से A तक गया, तो हमने बोला ये किस तरह का मोशन किया इसने, यहां स्ट्रेट लाइन। अब A से यहां तक ट्रेवल किया, B तक, है ना, A से B तक ऐसा मोशन किया, 1D 2D 3D, सर 1D। लेकिन O से B तक जाने के लिए ये सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसका फेस का डायरेक्शन बदल गया, इसका जो है डायरेक्शन बदल गया, राइट। तो O से A B तक जाने में अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं है, वन डायमेंशनल मोशन में नहीं है। ये एग्जांपल हो गया बच्चों 2D का, ठीक। देखो तो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन हो गया और ये भी 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। क्या समझ में आया, कर्व हो गया एक प्लेन में या फिर दो टुकड़े में स्ट्रेट लाइन चला गया, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो गया। चलो 3 डायमेंशनल फटाफट को देखते हैं। थ्री डी मोशन को देखो। अब बच्चों ऑब्जेक्ट मेरा बॉडी यहां से चला और टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ यहां पहुंचा, टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ यहां पहुंचा, तब मैंने बोला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वॉल्यूम में, तो उसको मैंने इस वाले रास्ते को क्या कहा, सर ये मेरा एग्जांपल हो गया 3D मोशन का। तो 3D मोशन का एग्जांपल हो गया कर्व इन अ वॉल्यूम, कर्व इन अ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या, डिफरेंट प्लेन। वॉल्यूम का मतलब क्या, डिफरेंट प्लेन। तो सर ये एग्जांपल हो गया, इस तरह का मोशन हुआ, तो मैंने बोला सर ये मेरा 3D मोशन है। अच्छा एक एग्जांपल और लो, फटाफट समझते हैं। x z y, एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, समझो ध्यान से, यहां से यहां गया स्ट्रेट लाइन में, O से A तक गया स्ट्रेट लाइन में, फिर A से B तक गया स्ट्रेट लाइन में, A से B तक गया स्ट्रेट लाइन में, और फिर B से
ऊपर की तरफ चला गया, सी स्ट्रेट लाइन में। तो ये अगर मैं अलग अलग पार्ट्स में बोलूं, ओ ए कैसा मोशन 1D, ए बी कैसा मोशन 1D, बी सी कैसा मोशन 1D, लेकिन ओ ए बी सी पाथ को पूरा पूरा लोगे तो ये तीन स्ट्रेट लाइन जो ट्रेवल किया, तीन छोटे छोटे जो 1D मोशन थे उनका इस केस में जो कॉम्बिनेशन बना, ये एग्जांपल किसका हो गया 3D का। भाई ये सर मेरा 3D मोशन हो गया। क्या समझ में आ रहा है मुझे? तो अभी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मुझे समझ में आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है कि नहीं हम पता कर लेंगे। आज मैंने समझाया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है, इसको हम पता कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हमने पता किया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या देखेंगे सर? इसके बाद मोशन के एनालिसिस करने के लिए क्या कोई और कंसेप्ट है? हाँ है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनसीईआरटी से पिक करते हैं और उस कंसेप्ट का नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझो सर, ये क्या है? मैंने लिखा यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट का के बारे में जब डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें हमें कंसेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ करना है और उसमें मैथमेटिक्स जो एक टूल की तरह काम करेगा, औजार की तरह। तो पहले कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे और देन उसके बाद हम उसमें मैथमेटिक्स यानी कि टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट जो है दो तरह से मैं लेता हूं। एक डेफिनेशन मैं पिक करूंगा एनसीईआरटी से और एक डेफिनेशन मैं पिक करूंगा रेस्निक-हैलिडे से। तो दोनों डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन सुनो, है ना? एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसके हिसाब से देखो। इफ डिस्टेंस traveled by a body is much larger than dimension of object, then for this case object is defined as point object। ये एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन को समझते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने फिजिक्स में। किसी ऑब्जेक्ट के एनालिसिस करने का मतलब बेसिकली उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं। और जब उस ऑब्जेक्ट को हमने देखा, उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देखा और उसके द्वारा चले गए पाथ को देखा, पाथ के लेंथ को देखा, है ना? और हमने दोनों को कंपेयर किया। अगर पाथ लेंथ बहुत ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का खुद का डायमेंशन बहुत छोटा है तो उस पर्टिकुलर केस के लिए वो ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अर्थ। अच्छा, अर्थ जिस पे हम रहते हैं उसको आप क्या समझते हो? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? वीडियो को पॉज करो और सोचो, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अच्छा, सोचा? ठीक। अब चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने बताया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होगा उस केस के लिए, फॉर दिस केस, है ना? एक पर्टिकुलर केस के लिए। अगर मैं बोलूं बच्चों मैं अर्थ को या अर्थ का मोशन कंसीडर कर रहा हूं सन के अराउंड, है ना? तो सन के अराउंड लेट मान लो मेरा सन कुछ ऐसे है
और अर्थ उसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, छोटी सी अर्थ, ये लो चारों तरफ घूम रही है। तो ये अर्थ का जो डायमेंशन इस रास्ते के डायमेंशन के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो इस केस के लिए अर्थ को क्या ले लिया, क्या लिया सर, अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। लेकिन तो अर्थ छोटा नहीं है, अर्थ के इस केस के लिए, इस मोशन के लिए हमने अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। अच्छा, और अर्थ, अब बताओ, मान लो कि मैं कंसीडर करता हूं अर्थ, और अगर मैंने केस बनाया कुछ ऐसा, देखो बच्चों, मैंने लिया अर्थ और उसके चारों तरफ जो है मैंने एक सैटेलाइट घूमता हुआ लिया, मैं कुछ इस तरह की एनालिसिस कर रहा हूं। तो क्या इस केस के लिए मैं अर्थ को जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूंगा? नहीं, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट अर्थ को ले लूंगा? नहीं ले लूंगा, नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, एक मैं एग्जांपल और समझता हूं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे हम लोग जब फुटबॉल देखते हैं, तो फुटबॉल में जब आपका जो प्लेयर होता है वो जब बॉल को किक करता है गोल तक, गोल पोस्ट तक, तो आप नॉर्मली रिव्यू में देखते हो ना कि बॉल का कर्वेचर पाथ दिखाते हैं, साथ ही साथ बॉल को घूमते हुए भी दिखाते हैं, राइट। तो महसूस करो, जब वो फुटबॉल का जब मैच दिखाते हैं और फुटबॉल का जो रास्ता होता है जब प्लेयर किक करता है, तो फुटबॉल का रास्ता जब फुटबॉल के डायमेंशन के आसपास कंपेरेबल होता है ना। अच्छा, कंपेरेबल का मतलब हो गया नॉर्मली 30-40 टाइम्स से ज़्यादा, क्योंकि 30-40 टाइम्स का मतलब हो गया कि हमारा जो एरर हो गया वो करीब 2.5% हो गया। फिजिक्स में 3% 2.5% एरर को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फुटबॉल का डायमेंशन जो है और जो इसका चला हुआ फुटबॉल का रास्ते की लेंथ है वो करीब करीब 30-40 गुने से भी कम है। तो हम उस वक्त फुटबॉल का वो कर्व होता हुआ पाथ दिखाएंगे, फुटबॉल को भी दिखाते हैं, है ना। तो उस केस में मेरा जो फुटबॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लो, जब विराट कोहली सिक्सर मारते हैं, तो जब उनके बैट से बॉल टकराते हुए 6 के लिए जाती है, जब आप इसका रिप्ले देखते हैं तो बॉल को बहुत घूमता हुआ नहीं दिखाते हैं, उसको एक डॉटेड पॉइंट मानते हुए हम उसका एक पाथ दिखा देते हैं, है ना। तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब डायमेंशन, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन उसके ट्रेवलिंग डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। अच्छा, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से ना मेरे मैथमेटिक्स फिजिक्स के कई सवाल काफ़ी आसान हो जाते हैं। एनसीईआरटी में रोटेशनल मोशन से पहले वर्क एनर्जी के चैप्टर तक हम सारे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे और उसको हम नाम देते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बाद में देखेंगे रोटेशनल मोशन में। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में कुछ सवाल हैं, फटाफट जैसे बताओ। ट्रेन जो 2 स्टेशन के बीच में ट्रेवल कर रही है, क्या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? मानेंगे, क्योंकि जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है वो ट्रेन के डायमेंशन से बहुत बड़ी है, इस केस में माना। अब उसी ट्रेन को ले लो, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और थोड़ा सा लिटिल डिस्प्लेस की 5-10-15 मीटर, तो क्या उस जो ट्रेन है वो जब 5 मीटर ट्रेवल करती है तो क्या उस केस के लिए ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल जो है मेरा काफ़ी कंपेरेबल है टू द डायमेंशन ऑफ ट्रेन, है ना। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है और कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। आगे चलो। अच्छा, ये डेफिनेशन तो किसकी हो गई? एनसीईआरटी की। रेस्निक-हेलेडे की डेफिनेशन देखो। रेस्निक-हेलेडे में कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसके सारे पॉइंट्स का मोशन एक तरह से हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आ गई तो हम तो एनसीईआरटी वाले को फॉलो कर लेंगे। रेस्निक-हेलेडे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सारा पॉइंट, अगर सपोज करो मैं वी ले लेता हूं, कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसका सारा पॉइंट एक जैसा मोशन करता है, तो उस केस के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जैसे एक मैंने व्हील लिया, है ना, व्हील लिया जो मोशन ऐसे कर रहा है ना, घूम नहीं रहा है, सरक रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे सरक रहा है। तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को लोगे, इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट को लोगे, सबके सब किधर मोशन करेंगे? इधर ही मोशन करेंगे। तो इस केस के लिए इसको कैसा ले लिए?
सर पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन अगर ये व्हील जो है मोशन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेट करने वाले व्हील को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। ये मेरा हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। और रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए, रोटेट करते हुए व्हील के लिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो भाई ये डेफिनेशन हो गई मेरी रेसनिकलिटी से। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस कंसेप्ट से हम रोटेशन मोशन में आसानी से एक्सटेंड कर जाएंगे। राइट बच्चों। तो मूव करता हुआ व्हील मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और रोटेट करता हुआ व्हील मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो और आगे अपनी अपनी बात को बढ़ाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट मुझे समझ में आ गया। एनसीईआरटी में एक सवाल है ना, आप वहां से अटेम्प्ट करना। 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन चारों क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से सॉल्व करो, आपके लिए होमवर्क है। एंड देन एनसीईआरटी के पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, वहां से क्रॉस वेरीफाई करो कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं और आपसे वो एनसीईआरटी का सवाल बना कि नहीं, है ना। और हमारे नीट और आईआईटी दोनों के लिए ही एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, बट ये कंपलसरी है। आपको इस बुक को, पूरे बुक को कंसेप्चुअली सारे न्यूमेरिकल्स को लगाना है और कुछ अच्छे सवालों को भी लगाना है। तो मैं आपको अभी तक समझाया टाइप्स ऑफ 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, इनका डिफरेंस मैंने आपको समझाया। मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट समझाया। पॉइंट ऑब्जेक्ट के समझने से हमारा जो मोशन है, मोशन का एनालिसिस है, वो काफ़ी आसान हो जाता है। आप क्या करते हैं बच्चों, आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं, जहां से मुझे स्टार्ट करना था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे आइए। चलो फिर से अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ना अपने फिजिक्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिना इसके तो कोई काम होना ही नहीं है। मान लो यहां पर पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो 3 ऑब्जेक्ट हैं। पॉइंट ए पर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 बच्चे खड़े हैं, 3 बच्चे खड़े हैं। लेट इनका नाम है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये तीनों क्या करते हैं ना, घूमते टहलते बी तक पहुंचते हैं, बी तक पहुंचते हैं। ये ए का रास्ता, इसका रास्ता। बी क्या करता है, सीधे सीधे पहुंच जाता है, और सी थोड़ा ऐसे करते हुए जाता है। तो पहले चेक करते हैं ना, ये ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, जो 3 बच्चे हैं, क्या वो मोशन में है? चलो पहले चेक करो। ठीक, तो भाई सर ये ओरिजिन पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो चिल्ड्रेन है वो ए से बी तक जाते हुए दिखाई दिए। इनका पोजीशन बदला, इनकी जगह बदली इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। इस ऑब्जर्वर ने बोला कि ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, वो मोशन में है। तो जब मोशन में हो गए तो हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है भाई। तो मैंने बोला डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस का मतलब बोला जिस वास्तविक रास्ते से वो ट्रेवल किए हैं फिजिकली, उस रास्ते की लंबाई। तो इसको मैंने बोला एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। सर एक्चुअल पाथ लेंथ तो पहले मोशन में है कि नहीं वो डिसाइड किया। अगर मोशन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की। तो सर ये डिस्प्लेस छोटा ए छोटा बी छोटा सी तीनों ट्रेवल किए, तो सर डिस्टेंस को मैंने बोला एक्चुअल पाथ लेंथ, जिसपे वो वास्तविकता में ट्रेवल किए। डिस्प्लेसमेंट को बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट को बोला, सुनना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट को बोला कि ये जहां से चलना शुरू किए और जहां पर पहुंचे उनके बीच की सबसे छोटी लंबाई को वो मैंने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। रिपीट करूं, सुनो। जहां से शुरू किए और किसी भी रास्ते से, चाहे इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से ट्रेवल करते हुए किसी पॉइंट पर पहुंचे, तो उस पॉइंट और
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी हो गई उसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सब जोड़ा स्ट्रेट लाइन से, सबसे छोटे रास्ते से, तो उस जो एरो बना, जो रास्ते की मुझे दिशा दिखी इनिशियल टू फाइनल, मैंने उसको बोला ये सर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो जरा देखो तो ए जो 3 बच्चे हैं वो तीनों बच्चे यहां से यहां तक जा रहे हैं 3 अलग अलग रास्ते से, तीनों की लंबाई बदल गई, लेकिन तीनों ही बच्चों ही बच्चों के डिस्टेंस बदल गया, लेकिन तीनों बच्चों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो तीनों ही बच्चों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर मैं बोलूं कि सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, तो ये दूरी, समझो, अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना, तो ये दूरी, समझ में आ रहा है। और अगर मैं बोलूं सर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर, तो सर इनिशियल से शुरू होकर फाइनल की तरफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसमें बेसिकली समझो तो हम 2 बातें करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का सर मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन भी है। बेसिकली कहाँ से शुरू किए थे और कुछ समय के बाद कहाँ पहुंच गए, किस रास्ते से गए डिस्प्लेसमेंट को उससे मतलब नहीं, कहाँ पहुंचे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और डायरेक्शन का मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का मतलब हो गया फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ओके। क्या इस समझ में आया। डिस्टेंस फिर से रिपीट करो, डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां से शुरू किया जहां तक पहुंचा, तो शुरू से स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी, मैंने इसको बोला सर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक को जब मैंने दिशा दिखाई, डायरेक्शन दिखाया, तो मैंने बोला इनिशियल से फाइनल पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो इस केस में तीनों ही ए बी सी का जो वो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, सॉरी ये जो तीनों जो ए बी सी मूव कर रहे हैं ना, इनका जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो अलग अलग है, यानी कि तीनों का ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, बट तीनों का ही डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि तीनों का ही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, सबसे छोटी दूरी का मैग्नीट्यूड सेम है, और स्टार्टिंग से फाइनल तक का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट ऑल्दो तीनों का ट्रेवल्ड डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल डिस्टेंस तीनों का अलग अलग है। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा हम क्या करेंगे ना, पहले अपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे कंसेप्ट जो है ना 1 डायमेंशनल मोशन में सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब समझना मेरी बात को, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन सीखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब हो गया सर 1 डायमेंशनल मोशन। सबसे पहले हम 1 डायमेंशनल मोशन सीखेंगे, और 1 डायमेंशनल मोशन में एनालिसिस करेंगे डिस्टेंस का, 1 डायमेंशनल में एनालिसिस करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, 1 डायमेंशनल मोशन में स्टडी करेंगे स्पीड का, 1 डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे वेलोसिटी का, 1 डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे एक्सीलरेशन का। और फिर जब ये सारे कंसेप्ट 1 डायमेंशनल के लिए सीख जाएंगे तो इनको फिर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, है ना।
तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, देन हमें कंप्लीट मोशन समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं ना, अभी राइट नाउ ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं जो हमें सीखने हैं, किसके लिए स्टार्ट किया जाए, 1D के लिए, 1D के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। और ध्यान रखना, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से और क्लैरिटी करेंगे। मान लो बच्चों, ये आपका होम है, आपका ना ये घर है, घर से आप मार्केट तक गए, यहां पे आपका मार्केट है, यहां से आप 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, है ना, और जाने में आपको समय लगा लेट 1 घंटा, फिर वापस आए 5 किलोमीटर, अपने घर पहुंच गए और फिर से समय लगा 1 घंटा। ठीक है, अपने घर से निकले, मार्केट गए, 5 किलोमीटर दूर, समय लिया 1 घंटा, मार्केट से वापस अपने घर आ गए, दूरी वापस ट्रेवल की 5 किलोमीटर और समय लिया 1 घंटा। मैं बोलूं इस पूरे प्रोसेस में आपका डिस्टेंस कितना है, तो आप फटाफट क्या कैलकुलेट करोगे, ये देखोगे कि सर आपने इस पूरे प्रोसेस में कितनी दूरी एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, तो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया वही आपका डिस्टेंस हो गया। इसमें बताओ डिस्टेंस कितना, 5 + 5 दैट इज 10, तो आपका डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे सबसे शुरुआत में कहां पे था, सर घर पे, और फाइनली कहां पहुंचा, घर पे। तो शुरू किया घर पे, घर से पहुंचा घर पे, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखना है। इस केस में क्या दोनों ही घर हैं, दोनों ही घर हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी बताओ कितना, अरे सर दूरी तो 0, घर से घर की दूरी कितनी 0, शुरू किया घर पे पहुंचा घर पे, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सर 0 किलोमीटर। वाह, ये तो वही हो गई ना, पापा सुबह घर से निकले 9 बजे, ऑफिस गए, पूरा काम धाम किए, वापस घर में चले आए, शाम को जब घर लौटे आप उनको गेट खोलते ही रिसीव करो, सॉरी घर जैसे ही पापा घर पे आए गेट खोलो और पापा को बोलो पापा आपका डिस्प्लेसमेंट जो दिन भर का रहा वो 0 हो गया, है ना। पापा जो आप दिन भर घूम के आए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ये अलग बात है कि पापा ने दिन भर बहुत मेहनत की है, बहुत ट्रेवल किया है और उनका जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सवालों और कुछ फटाफट मैं चीजें पूछता हूं, मुझे बताओ मेरी बात समझ में आ रही है। चलो और सवाल बताओ मुझे। हाँ, तो मुझे बताओ सबसे पहला क्वेश्चन कि 3 लड़कियां हैं बच्चों, 3 गर्ल्स हैं, लेट इनके नेम है ABC, तीनों यहां से चलती हैं, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे A से या X से Y तक पहुंचती हैं। ठीक है, अच्छा इस रास्ते की लंबाई है 15 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। इस पे आपका गर्ल A ट्रेवल करती है, इस पे गर्ल B ट्रेवल करती है और इस पे गर्ल C ट्रेवल करती है। मुझे बताओ ABC का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको बताना है ABC का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है ना, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। A का कितना 15 किलोमीटर, B का कितना सर 10 किलोमीटर और C का डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर।
व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो सर ए बी सी तीनों का ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखो, बीच के रास्ते से कोई भी मतलब नहीं है, तो जो उनका फाइनल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया ना, तीनों के लिए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, क्योंकि तीनों का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। सही की निकाला, वेरी गुड। अगला सवाल बनाओ। अगर मैं पूछूं, अगर मैं स्टेटमेंट दूं कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, तो बताओ मैं सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है कि फॉल्स, सोचो जरा। ये तो बिल्कुल ट्रू है ना, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से इसका स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ ना कि क्या डिस्टेंस हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा बराबर होगा। इसका मतलब क्या आप ऐसे सोचो, क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में ट्रेवल करता है और अपने डायरेक्शन को नहीं बदलता है ना, सीधी रेखा में ट्रेवल करता है और अपने डायरेक्शन को नहीं बदलता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, और इस केस में देखो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सर जो डायरेक्शन है ना, सॉरी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर और 15 किलोमीटर है, लेकिन तीनों ही केसेस में जो ये ट्रेवलिंग जो तीनों ही बॉडी ट्रेवल कर रहे हैं, इनका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है देखो 10 किलोमीटर, तो स्टेटमेंट वो क्या मुझे समझ में आ गया सर, वो स्टेटमेंट सही है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से छोटा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। अच्छा, बराबर कब होगा? डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगा? अभी मैंने बताया, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में ट्रेवल करती है और अपने डायरेक्शन को सीधी रेखा में चलते हुए भी डायरेक्शन को नहीं बदलती, यानी कि वापस नहीं आती, तो उस पर्टिकुलर स्पेशल केस के लिए आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा हर केस में डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो कुछ और सवाल बनाओ फटाफट। चलो कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं बच्चों, ताकि सवाल को बनाने में और वैरायटी ऑफ सवाल को कर सकें। मान लो बच्चों, मेरे कोई पॉइंट मैंने लिया ए, मैंने कोई पॉइंट लिया ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। मैंने कोई पॉइंट लिया ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। इसका मतलब समझो, ए तक पहुंचने में इस ऑब्जेक्ट ने x डायरेक्शन में ए तक ओरिजिन से पहुंचना जाता है, ए तक पहुंचने में इस ऑब्जेक्ट ने x डायरेक्शन में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, अच्छा, फिर अभी ए पे पहुंचा? नहीं पहुंचा, अभी तो सर यहां पे पहुंचा। फिर उसने क्या किया? y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, कितना ट्रेवल किया सर? लेट ट्रेवल किया x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों। फिर इसने y एक्सिस के लॉन्ग y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेट सर y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, सर ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, फिर उसने z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग उसने z1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई सर ये तो तीन बार इसने वन डायमेंशनल मोशन ट्रेवल किया, वन डायमेंशनल मोशन किया। x एक्सिस के लॉन्ग x1 डिस्टेंस चला,
वाई एक्सिस के अलोंग y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और z एक्सिस के अलोंग z1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो मोशन को समझो, तो ऐसा ट्रेवल करने के बाद x1 अलोंग x, y1 अलोंग y, z1 अलोंग z ट्रेवल करने के बाद ये कहाँ पे पहुंच गया, a पे। ठीक है। अच्छा सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा पॉइंट लेता हूं b, लेट मैंने लिया बच्चों b यहां पे, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ओरिजिन से b तक कैसे पहुंचोगे, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करो, कितना सर x2 है ना, x2, फिर ट्रेवल किए सर y2, उसके बाद ट्रेवल किए along द z एक्सिस z2। तो ओरिजिन से b तक पहुंचने के लिए x के along ट्रेवल किए x2, y के along ट्रेवल किए y2, और जहां पर पहुंचे वहां से b तक पहुंचने के लिए ट्रेवल किए डिस्टेंस along z एक्सिस z2। सर तो ये तो ओरिजिन से हो गई बात पहुंचने की a पे और पहुंचने की b पे। मैं जानना चाहता हूं ना a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, है ना, क्योंकि बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने वाले कई सवालों में इस कंसेप्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। देखो तो यहां पर जो a और b का जो डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस ए बी, उसको मैंने लिखा ऐसे, इसकी वैल्यू आ गई सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो भाई दो कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हो तो आप ऐसे इस फार्मूले की मदद से उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये कौन सा दूरी हो गई बच्चों, ये वाली, है ना, इसकी वैल्यू ये फार्मूले से आ गई। ठीक है, इस अंडर रूट में दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, फाइनल समेशन और अंडर रूट ले लिया हमने। अच्छा अब इसका कई सवालों में हम लोग जरूरत इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको ये सिखाया। एक क्वेश्चन बताओ तो, इसका फटक से इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 1, या ले लो 1 2 3। एक बी कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 3 4। कोऑर्डिनेट का मतलब बी तक पहुंचने के लिए एक्स के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2, फिर जहां पर पहुंचे वहां से वाई के अलोंग ट्रेवल किया 3, और जहां पहुंचे वहां से 4 जेड के अलोंग ट्रेवल किया 4, पॉइंट बी पे पहुंचे। उसी तरह से ओरिजिन से ए पर पहुंचने के लिए क्या किया, ओरिजिन से एक्स के अलोंग चले ए, जहां पर पहुंचे वहां से वाई के करस्पॉन्डिंग चले 2, जहां पर पहुंचे वहां से जेड के करस्पॉन्डिंग चले 3, पहुंच गए ए पे। तो मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस हो गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। सॉल्व करो तो सर 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 3। तो सर ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट 3। समझ में आ रहा है, गुड। फिर देखो दूसरा सवाल करो। ये अभी कंसेप्ट सिखा रहा हूं जिससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ अच्छे सवाल बनाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है आगे चलो। एक पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट मैंने लिया, क्वेश्चन करो। एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 r, और एक दूसरा पॉइंट
पॉइंट लिया बी, जिसका कोऑर्डिनेट लिया मैंने कितना ले लूं, सोचने दो मुझे, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। अच्छा ये क्या चीज है साइन थीटा कॉस थीटा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद करो, फटाफट बताता हूं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है और ये हाइपोटेन्यूज आर है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बताओ, इसका बेस का वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी करते हैं, अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा, मैं आपको वेक्टर सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, ये सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनके बिना हमसे फिजिक्स नहीं होने वाली। तो आज तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, घबराना नहीं, आज करते हैं। आने वाले क्लासेस में मैं सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे जिसकी जहाँ जरूरत पड़ती चली जाएगी वो आपको सिखाऊंगा। वेक्टर सिखाऊंगा, बिना उसके काम नहीं चलना है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत मान लेता हूँ कि आपको पहले से आता है, नहीं आता तो मैं जितना जरूरत पड़ रही है अभी फिलहाल बता रहा हूँ, सेपरेट क्लासेस में मैं फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा मैथमेटिकल टूल्स, ठीक। हाँ तो देखो समझो, एक फार्मूले का और इस्तेमाल करते हैं, cos 2 थीटा को हमने लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और इसको लिया सर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, दैट इज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा कितनी होगी, अगर cos 2 थीटा की वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा घबराना नहीं इस फॉर्मूले से, ये कहाँ से अचानक आ गया, तो बस ये इसलिए बता रहा हूँ ना, एक सवाल में आपको जरूरत पड़ने वाली है, देन ट्रिग्नोमेट्री में और डिटेल से करेंगे, घबराओ मत, चिंता मत करो कि सर ये क्या आप अजीब अजीब चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो तो cos 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गई तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा की जगह अगर थीटा लिखा आधा किया तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2। इसको अगर एंगल को आधा करोगे तो यहाँ भी एंगल को आधा करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों इस आइडेंटिटी की एक सवाल में जरूरत पड़ने वाली है, जो कि डिस्प्लेसमेंट में कई बार पूछता है, इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है, कॉपी में नोट डाउन करो। अच्छा और ये जो लेक्चर चल रहा है ना, इसको सुनते नहीं रहना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इनको समझो, कॉपी को पॉज करो, राइट डाउन करो और रिवीजन करना, तभी काम आएगा, नहीं तो ये सुन के भूल जाओगे, मतलब का नहीं है, राइट। चलो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो जरा निकालो तो, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सर ये डिस्टेंस हो गया आर साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा माइनस आर डिफरेंस का होल स्क्वायर एंड फाइनली अंडर रूट, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, सर इट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर किया, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ये तो माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई आर कॉस थीटा एंड आर, तो ये आ गया, ठीक है। और सब कुछ किस में है, अंडर रूट में। अब क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का समेशन कितना होता है 1, तो इन दोनों का समेशन किया तो मिला मुझे 1, फिर यहां से आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहां से देखो बच्चों 2 आर स्क्वायर और यहाँ पे 2 आर स्क्वायर, तो 2 आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया,
2r² को कॉमन निकाला तो ये मुझे मिला √2r, और अंदर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, देखो उस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूं यहाँ पे, देखो तो फटाफट, इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर लूं, तो √2r और 1 माइनस कॉस थीटा वहां से इस्तेमाल करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में। अब यहां से देखो √2 है, √2 है, तो फाइनली कितना हो गया 2r, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट निकालो कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अच्छा कुछ सवालों में ना, डिस्प्लेसमेंट के सवालों में जब ऑब्जेक्ट सर्कल पे ट्रेवल करता है, इस फॉर्मूले से सवालों को बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो 0r और r साइन थीटा और कॉस थीटा अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आता है 2r साइन थीटा बाई 2। कॉपी में नोट करो, ये बहुत बहुत मेरे काम का है, इसका कई सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है चलो अच्छा, और अब आज हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल करेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू बच्चों। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, और मेरा जो चैनल है आइंस्टीन स्कूल फॉर फिजिक्स उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।